Sir, everywhere there's just one thing everybody is talking about. That is the Gaza peace board. Everybody is so much curious that why Donald Trump has started this. I mean, since World War II, we have always had UN, protecting all these nations which are the war-torn countries. But after UN, why is Donald Trump coming up with a Gaza peace proposal? So basically, last year in September, he came up with this whole thing that to rebuild Gaza after the ceasefire between Israel and Gaza, I will make a peace board. Now we can see that 22 members have already joined, and we have most of the countries which have joined in this entire thing are Middle East countries, Pakistan, and all of those countries. And the most surprising fact out here is that Israel was the first one to attack Gaza. Even after that, if I would tell you, sir, now he is the permanent member of the Gaza Peace Board. What kind of trust we can build up in this Gaza Peace Board? What do you think that what is Trump's hidden agenda, after this entire peace board? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सिबी। दो तीन चीजें यहाँ पे याद रखने की होंगी कि भारत में कुछ कहावतें हैं, सीधे सीधे नहीं लेंगे, कि जब बिल्लियों में झगड़ा होता है और वो बंदर के पास जाती हैं तो बंदर पूरा खाना खा जाता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार बंदर को लगे कि बिल्लियां झगड़ रही हैं और हमको रोटी खाना है, तो वो बीच बचाव में जाता है। तो यहाँ बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था। कुछ इंटरेस्ट जो होते हैं वो बिल्लियों को झगड़ा बड़ा करने में होते हैं। वो पीछे हमने देखे हैं कि आर्म सप्लाई कहाँ से किसको हो रही है। जब वो इंटरेस्ट शायद सफिशिएंट नहीं रहे तो शांति की बात होती है, कि शांति की बात। तो अब उनको कौन विश्वास करे जिन्होंने खुद आर्म सप्लाई किए, तो अपने साथ एक पूरी की पूरी टीम लेके आते। हाँ, तो बहुत सारे देश, बहुत सही बात बोली बहुत आपने। सारे देश आप देखोगे कि अमेरिका लेके आ रहा है, हंगरी भी लेके आ रहा है, अर्जेंटीना भी है, इंडोनेशिया भी, तो बहुत सारे। और वो कोशिश करता है, जो बंदर होता है, कि बहुत सारी बिल्लियां भी इसमें शामिल हो जाएं, जिससे कि आगे के झगड़े के इंचार्ज भी हम बन जाए, जज भी हम बन जाए, जिससे कि हमको खाने को मिले। तो देखोगे कि जब भी इस तरह की पीस डील होती है, तो पहली चीज तो चीजों को पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए होती है, वो शांति की बात नहीं। पीस itself is to convert the area into the pieces, more pieces. दूसरा होता है कि इससे कितना बेनिफिट ड्रा कर सके। तो देखोगे कि पैसे की बात होती है, जैसे भी डील होती है पैसे की बात शुरू हो जाती है। फिर देखोगे कि पीस अगर रखना है, तो अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो पीस नाकाम हो जाएगी, बेकाबू हो जाएगी। तो पीस के साथ साथ आप देखोगे कि मिलिट्री पावर वहां पे रखना जरूरी है, और पैसा भी चाहिए है। तो दोनों चीजों की लीगलाइजेशन। तो अब इसमें जो और चीजें आप देखोगे कि अमेरिका अगर आ रहा है, पीस डील करा रहा है, तो फेस ऑफ इट तो हम बहुत तारीफ करेंगे कि देखो झगड़ा चल रहा था, बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है कि किसी बड़ी ताकत का हृदय परिवर्तन हो गया हो और झगड़े से शांति की बात हो रही। बट वहीं जब ईरान पे अटैक करने की बात आती है, तो थोड़ा डाउट होता है कि वाकई में हृदय परिवर्तन हुआ है, पीस की बात है, या पीस के पीछे कुछ और बात है। तो एक पहलू ये लेने, दूसरा पहलू ये लेने का है कि जब बिल्लियों के झगड़े में बंदर आता है, तो वो कोशिश करता है कि बराबर के बंदर ना आए, नहीं तो लूट की गोटी बांटनी पड़ेगी। तो दिखाता तो वो ये है कि हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, बट वो एट द सेम टाइम अवॉइड करता है कि बराबर के बंदर ना आए। तो तुम देखोगे कि रशिया, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस इनविटेशन है भी और नहीं भी है। यूरोप वगैरह, हाँ। भारत जैसे है तो दूरी रखो, इनको अच्छा है, तो भारत ऑब्जर्वर की तरह हो गया। यूरोप में बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे हंगरी वगैरह। तो ये एक चीजें आ गई कि वो बराबर के बंदर को अलग है, तो हमारी एक मोनोपोली रहेगी, जो भी काम होगा उसमें। तो आज हमने आम सप्लाई करके पैसे खाए हैं, कल हम रिस्ट्रक्चर करके पैसे खाएंगे, ऐसा एक सोचेंगे। और एक दयालुता का हृदय दिखाने के लिए 7 बिलियन पहले दिए, 10 बिलियन का प्रॉमिस किया है, 17 बिलियन हमारे,
और उसको देखा-देखी बात हो गई है, अरब हाँ। कंट्रीज़ ने भी 1-1 बिलियन किए और $40 बिलियन का ये बजट दिखता है, रिकंस्ट्रक्शन में लगेगा। एक मोटे तौर पे अमूमन जो इंटरनेशनल मार्केट में है कि अगर ये काम पूरा का पूरा इंडिया या चाइना को दे दिया जाए, तो $20 बिलियन में कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पैसा कहाँ जाएगा। ये हुँ। 3-4 मोटी-मोटी चीज़ें इसमें पीस डील में ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आती हैं कि जो फेस वैल्यू है उस पे हम लें या आगे की चीज़ें। स हाँ। तो वो एग्जैक्टली पर मेरा एक बहुत मेजर क्वेश्चन है कि जब इजराइल और गाजा के बीच में वॉर चल रही थी तब हमने एक कंट्री को देखा था जो पैलेस्टीनियंस की कंप्लीटली हेल्प कर रही थी और साथ ही साथ हमास के भी साथ अलायंस में थी, वो थी ईरान। इस पूरे पीस डील में अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट को तो रखा गया पर ईरान को आउट कर दिया गया क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि जब मिडिल ईस्ट को ऑलमोस्ट पता है कि गाजा में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, किस तरीके से वो रीस्टैब्लिश करने वाले हैं, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले बोला था जब वॉर चल रही थी कि मैं चाहता हूं कि जो मैक्सिमम पैलेस्टीनियंस है वो गाजा को छोड़ के चले जाए, इजिप्ट और जॉर्डन जाके बस जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम यही सेम चीज देख रहे हैं कि अब वही इंसान पैलेस्टीनियंस को रीस्टैब्लिश करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है और इस पूरे पीस डील के अंदर मिडिल ईस्ट इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ दाल में काला सा लग रहा है कि एक्चुअल में मिडिल ईस्ट समझ कैसे नहीं पा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प करना क्या चाहते हैं या फिर इन लोगों की मिली भगत है। एक इसको आपको उस क्या लग रहा दृष्टि है इस से चीज नहीं पे? लेते हैं कि जब भी एक रीजनल में पीस होती है, अगर भारत के पास पीस कोई हम्म, हो रही है, मान लो किसी कंट्री में, तो भारत चाहेगा या दूसरी कोई भी कंट्री चाहेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट रहे। अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में यही समझा जाता है कि आइदर यू आर विथ मी और यू आर अपोजिंग मी। तो एक्सक्लूजन कोई नहीं चाहता कि मेरे इलाके में अगर कोई पीस ट्रीटी हो रही है और पीस के बाद रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो मेरी उसमें भूमिका ना हो। तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट चाहेगा कि गाजा में कोई भी शांति आती है तो शांति में हमारी भूमिका हो। अब शांति आने में अगर इज़राइल साथ नहीं है तो शांति का मतलब कोई निकलता ही नहीं है। तो इज़राइल का होना तो प्राइमरी है। अगर अमेरिका शांति की बात कर रहा है और इज़राइल नहीं है, हम्म, तो ये केवल लेक्चर आएगा, भाषण आएगा, ये गुड विशेस आएंगी। तो इज़राइल का होना तो प्राथमिक है और इज़राइल आ गया। इज़राइल का आने का मतलब ये होता है कि पहले जो भी उसने एट्रोसिटीज किए हैं या जो भी उसके एक्शन है वो लेजिटिमाइज हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब चर्चा आगे होगी। तो जैसे कई कंट्रीज के बाहर चलते हैं, नॉट टू नेम, कि हम तुमको खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बट एक लंबे समय लड़ने के बाद देखोगे कि जियोग्राफी तो हम्म, बदलती नहीं है। ईरान और इराक के जैसे झगड़े चले, 20 साल 25 साल चलते रहे, फिर दोनों तो फिर कहीं समझौते की टेबल पर बैठते हैं। तो जब पीस डील होती है तो वारिंग फैक्शन को इनसाइड द रूम लाने की कोशिश होती है। तो एक रूम में तो इसराइल और पैलेस्टीन के आ गए, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पैलेस्तीन की एक जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस बोर्ड में इनविटेशन नहीं है। जो एक लेजिटिमेट पैलेस्टीन की ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसमें एग्जैक्टली। शामिल नहीं किया हाँ, गया। तो ये एक थोड़ा अजीब लगता है। पर बाकी यहाँ सब पे मैं चीजें बस एक चीज एज मेंशन पर करना जो चाहूंगी। कस्टम्स डोनाल्ड है। ट्रम्प बहुत टाइम से यही चीज करते हैं। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील होने वाली थी तो उन्होंने यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया था। उसमें यूएस और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स बैठे हुए थे आपके व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प का कोई नया तरीका है यहाँ पे। और स्पेसिफिकली अगर हम आगे बढ़े तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जिन लोगों की एक गेट टुगेदर हुआ था उसको ज्वाइन किया। अब यहाँ पे एज अ स्पेक्टेटर उन्होंने ज्वाइन किया। इंडिया अभी तक नहीं बोल रही कि हम ज्वाइन करने वाले हैं इनका या हम मेंबर बनने वाले हैं, पर हम बस देखना चाह रहे थे कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट लेकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पे सर एक कॉन्फ्लिक्टिंग चीज सामने ये आ रही है, दो दुविधा है इंडिया के सामने, अगर मैं आपको साफ स्पष्ट भाषा में बोलूँ जी तो। जी जी पहले ये कि जी जी। इंडिया ने हमेशा बिलीव किया है कि पैलेस्टीन को अपनी एक ऑटोनॉमस स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, दो स्टेट थ्योरी में उन्होंने बिलीव किया है, इसराइल और पैलेस्टीन के। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पर दूसरा डर ये हो गया कि सिंस डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर चेयरमैन बन रहे हैं, तो अगर
इंडिया नहीं जॉइन करेगी तो इससे इंडिया और यूएस की जो पीस डील है उसमें दिक्कत आ सकती है। क्या लग रहा है आपको इस पूरे सिचुएशन में इंडिया कैसे फँस गया है? इंडिया का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन का सपोर्ट करती रही, बिकॉज बीइंग ए लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, बट सेकंड लार्जेस्ट तो कह सकते हैं। तो इंडिया का इंटरनल साइकी हमेशा पैलेस्टीन के साथ रहता है, बट एक जुड़ाव इसराइल के साथ भी फील करते हैं, क्योंकि जूस के साथ भी कनेक्शन पुराने हैं और काफी पुराने हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ ये किसी का साथ नहीं देना चाहेगा, ये तो प्राइमरी इसका इंटरनल फंक्शन। दूसरा, इंटरनेशनल एजेंडा में अगर रशिया चाइना भी नहीं आ रहे हैं, फ्रांस ब्रिटेन भी नहीं आ रहे, तो हम भी क्यों जाए? वी विल वेट एंड वॉच। हम अपनी पोजीशन को प्रीमेच्योरली डिस्क्लोज क्यों करें? कल के दिन क्या पता पीस बोर्ड की भूमिका क्या होती, तो वी हैव ऑलवेज हैन एन ऑप्शन। तो उसमें इंडिया का स्टैंड तो अभी ठीक ही है कि हम ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर भी नहीं होते तो भी चलता, बट ऑब्जर्वर होना अच्छा स्टैंड है। इससे किसी तीसरी डील में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है कि इफ यू डोंट एग्री विथ मी, मेरे सारे रिश्ते आपसे खत्म हो जाएंगे। ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड में होता नहीं है। तो अमेरिका के साथ जो टैरिफ की डील है और बाकी डील्स हैं, या दूसरे कंट्रीज के साथ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे बट एक आपका कोई खासा रीज़न है कि यूरोपियन यूनियन इसका बिल्कुल हाँ, यूरोपियन यूनियन ने जो यस सर। सपोर्ट या अपोज करने की बात आप जो करने वाले हैं, उसमें हाँ, एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन हाँ, ऑलरेडी। तो एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जैसे ही आप दूसरी बनाने की कोशिश करते हैं या बनाते हैं, तो इसके मल्टीफेरियस इफेक्ट्स दिखाई देते हैं कि पहली संस्था की रिलेवेंस खत्म हो गई है या हम उसको खत्म करना चाहते हैं। सो यूएन पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जो यूएन को बनाने वाली संस्थाएं रहेंगी, वो इस कदम से दूर रहना चाहेंगे कि हम यूनाइटेड नेशंस को बरकरार रखेंगे। व्हेन देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो इस सब चीजों को देखते हैं, तो दूसरे बोर्ड की जरूरत क्या है? तो उनका स्टैंड तो एकदम क्लियर है। अब जो शामिल कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का है कि हम एक अलग बोर्ड बना रहे हैं, और ये यूनाइटेड नेशन सीधे सीधे अप्रोक्ष भाषा में कहना है कि यूनाइटेड नेशन इसमें इनकम्पिटेंट रही है गाजा को सॉल्व करने, बिकॉज ऑफ मी और एनीबडी एल्स। तो वो सॉल्व नहीं कर पाई, तो इसलिए पीस बोर्ड बनाना हाँ, ट्रू। एक जरूरी कदम है। ये अमेरिका का स्टैंड। तो सबके अपने अपने स्टैंड क्लियर हैं, और कहीं कोई गलत ठहराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंस तो चलता नहीं है कि कल ऐसा हुआ था तो आज ऐसा है, सब चीजें बदलती रहती है। ये तो आपने बहुत सही बात बोली कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से समझ रहा है ये सब कुछ। पर यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं इस पूरे गेम में समझ पा रही हूँ, वो ये है कि इज़राइल को हमेशा से गाज़ा पे कब्ज़ा करना था और इज़राइल के साथ जो एक पार्टनर था, वो था आपका यूएस। क्योंकि उन दोनों को अपना एक रियल एस्टेट बिज़नेस वहाँ शुरू करना था, गाज़ा की जो ऑयल रिज़र्व्स थे, उसको लेना था। लेकिन अब वो ये चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स और लॉज़ आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सर, गाजा में जो इजिप्ट वाला एरिया है उसको छोड़ के जो पूरी की पूरी गाजा पट्टी है, उसमें पूरा का पूरा इलाका इसराइल के अंडर अभी आ रहा है। ज्यादातर चीजें इसराइल के अंडर है वहां पे। अब बस यहाँ पे ये एक डिफरेंस आ रहा है कि यूएस भी इस कमिटी बोर्ड में औरों का पैसा लेके लगा रहा है, जबकि यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है कि अगर आप इस कम्युनिटी बोर्ड में अगर आप परमानेंट मेंबर बन रहे हैं, तो आपको उस कंट्री के स्टेट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक गाजा सिटी के लिए आपको लगता है इतना ढेर सारा पैसा ज़रूरी है? और पैलेस्टीन को कंप्लीटली इससे अलग रखा गया है। मतलब इतनी कंट्रीज़ ने पैलेस्टीन्स को ये आपकी सिंगल अथॉरिटी दी है, यहाँ पे ऑटोनॉमस अथॉरिटी दी है। पर जिस हिसाब से यूएस इस टाइम पे चीज़ें प्लान कर रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि पूरी जगह को अपना बना के रीबिल्ड करना। और इसमें सबसे जो मुझे एक खतरनाक बात ये लग रही है कि मिडल ईस्ट भी इसमें शामिल है। और एक चीज अगर आप गौर करेंगे, मिडल ईस्ट की जितनी कंट्रीज इसमें आई है सर, उन सब के पास सबसे बड़ा एसेट ऑयल है। तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक
ऑयल एसिड वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं। वेनेजुला को ले लिया, फिर आपके क्या कहते हैं, आपके खुद की जो उनके रशिया के तेल की वैल्यू नीचे कर दी, इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लोग ऑयल चैम्बर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो ऑयल वर्ड है और ऑयल जो मेजर एसेट है, वो आपको लग रहा है कि किसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है? अ, जहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात लें अगर, हाँ, तो एनर्जी सिक्योरिटी में पूरा वर्ल्ड ऑयल से मूव करने की कोशिश कर रहा है पिछले कई वर्षों से। तो ऑयल एकमात्र सोर्स एग्ज़ैक्टली। नहीं हो सकता है जिसके लिए ये चल रहा है। इसके पीछे और भी वजहें होंगी। तो जैसे वेनेजुएला को कैप्चर किया, तो वेनेजुएला को कैप्चर करने का मतलब है यूनाइटेड नेशन की भूमिका इररिलेवेंट हो गई, उसकी कोई से नहीं है। ये क्लियर कट दिखाई देता है दुनिया को। अब आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसकी से रहे, तो मैंने वेनेजुएला पे अगर कब्जा किया तो मैं शायद दूसरा वोट बना दूं। तीसरा, जो चल रहा है दुनिया में वो बेसिकली व्यापार चल रहा है। और इस युग को जो कलयुग को कहते भी हैं कि व्यापारियों का युग है। तो इम्पोर्टेंट है बिजनेस, कि बिजनेस कहाँ से आता है। ऑयल का बिजनेस तो एक है ही। अब गाजा रिस्ट्रक्चर में करेंगे तो हुँ, दो चीजें आती हैं कि एक तो जो ऑयल इकट्ठा होगा वो कितने लोगों में बटेगा, तो उसके लिए पहले से आपने फीस ले ली कि 1 बिलियन आपको देना। जो नहीं दे सकते आज वो 3 साल में दे दें, जैसे पाकिस्तान वगैरह, कि आप 3 साल में पैसा दे सकते एग्ज़ैक्टली। हो और आप बाद में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये रशिया, चाइना और इंग्लैंड, फ्रांस के लिए। तो ये एक चीजें आ गई। तो ऑयल पूल तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही। अब यहाँ पे एक सुप्रीमेसी की भी आती है बात, कि हमारी अगर दादागिरी या हमारी से चलती है तो से दिखना चाहिए। तो ये से को एस्टैब्लिश करने का एक दूसरा तरीका है कि हम अगर सीधे सीधे किसी पे अटैक नहीं कर सकते सॉवरेनिटी पे, तो हम पीस की बात लेके एंटर करेंगे और फिर व्यापार करेंगे। तो जितना रिस्ट्रक्चर का होगा तो कंपनियां तो मोस्टली अमेरिकन भी होंगी। हो सकता है एक आध सऊदी अरब की हो, तो सऊदी अरब में भी आजकल अमेरिकन एग्ज़ैक्टली। कंपनी है। तो हाँ, चाइनीज कंपनी और इंडियन कंपनी जाने का मतलब वहां दिखता नहीं है। तो सीधे सीधे व्यापार तो है ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशन को इररिलेवेंट घोषित कर दिया गया है, या वो इररिलेवेंट प्रूफ करने की कोशिश हुई, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर ईच एंड एवरी नेशन इंक्लूडिंग अमेरिका। क्योंकि कहीं चीज जाती थी तो वहां सुनवाई होती थी। अब जैसे ही ये हो गया तो क्योस दुनिया में बढ़ेगा, और क्योस बढ़ेगा तो टसल बढ़ेगा। ये स्वाभाविक है, इसकी प्रवृत्ति, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक मिडिल यहाँ पे ईस्ट का एक बात है तो उनके बहुत पास हाँ, ऑयल पूरा, मिडिल ईस्ट की बात करें तो ऑयल कितने दिनों में आया, 150 वर्ष का है। इसराइल की बात करें तो हुँ, इसराइल भी पाकिस्तान के साथ पैदा हुआ 1948 में। तो इसराइल का खुद भी वजूद 75 वर्षों का है, मुश्किल से 78 वर्षों का है, जैसे पाकिस्तान का है। तो इसराइल को शायद कहते हैं कुछ लोग कि बनाई इसलिए गया कि झगड़ा होता रहे, झगड़ा होता रहे तो चीजें चलती रहेंगी, हथियार बिकते रहेंगे, रिकंस्ट्रक्शन चलता रहे। ऐसे ही पाकिस्तान को भी बनाया इसलिए गया कि ये एरिया झगड़ा करता रहे। तो ये एक चीज है, उस तरह से बिजनेस को बढ़ाना, कि पहले तोड़ो फिर बनाओ, फिर तोड़ो फिर बनाओ, युद्ध करो फिर शांति करो। उस तरह से भी एक लिया जा सकता है। उसमें कई लोग पपेट होते हैं, कई लोग पार्टनर इन हाँ, लूटी हो लूटी, लूट ऑफ द बूटी होते हैं। तो उस तरह की चीजें आप देख सही बात सकते है। हैं। यहाँ पे एक जो लास्ट क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है, इससे मैं कंक्लूड करूँगी हमारी मीटिंग को, कि इस टाइम पे जो इज़राइल और गाज़ा के बीच का ये आपका पीस बोर्ड आया है, ये सब कुछ आया है, इससे आपको सच में लगता है कि गाज़ा को कुछ हेल्प होने वाली है? मतलब अगर आप सही से समझिए तो आपको ये नहीं लग रहा कि गाज़ा के लोगों को एक तरीके से पैलेस्टीनियन को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है? और अगर गाज़ा की इतनी डेवलपमेंट में हेल्प हो रही है, तो एक तरीके से गाज़ा को तिब्बत की तरह नहीं लिया जा रहा है, जैसे चाइना तिब्बत को पूरा एनेक्स करके बैठा हुआ है। सिमिलर में से आपको नहीं लग रहा कि इज़राइल गाज़ा को भी करके बैठेगा? क्या गाज़ा के लोगों को सही में इससे कोई प्रॉफिट आने वाला है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब जगहों पर।
और शांति तो अगर लोगों को उसी इलाके में छोड़ देते तो आती। जब इतना बड़ा बोर्ड बन रहा है और इतनी एक्टिविटी होगी, तो कंस्ट्रक्शन ही डिस्टर्ब करेगा, नंबर एक तो ये है। उन लोगों को पहले हटाया हाँ, जाएगा, फिर ओके। कंस्ट्रक्शन होगा। तो बेसिक तौर पे तो शांति नहीं आएगी, ये एक मान के चलिएगा। और हुँ। शांति लाने का एक कोई एजेंडा भी नहीं दिख रहा है कि हृदय परिवर्तन हो गया, दुनिया में शांति हो जाए। क्योंकि साथ में मिलिट्री की बात कर रहे हैं कि कोई शैतानी करेगा तो हम उसको देख लेंगे, ये उसमें इनबिल्ट है। उसके लिए पैसा भी लिया जा रहा है कि हम पैसा भी लेंगे। अब रहा सवाल ईरान का, तो ईरान इनके सामने सरेंडर नहीं कर रहा है या इनके इशारों पे नहीं चल रहा है, तो उसको थोड़ा अलग किया गया है। हो सकता है देर सवेर वो भी आ जाए। तो ये एक प्रश्न है। तिब्बत की बात अभी हम नहीं करेंगे, एक वो अलग पूरा का पूरा अलग मुद्दा है, उस पर कभी अलग चर्चा तिब्बत से करेंगे। बट हाँ, गाजा नहीं, नहीं, और यहाँ तो मैं बस यही कह रही थी। इसराइल का जो कि इज़राइल ने जो गाजा को किया, तो बेसिकली 70 वर्ष 80 वर्ष की इज़राइल की हिस्ट्री है। पैलेस्टाइन उससे पहले का है, गाजा उससे पहले का है, लेबनान। कहते तो ये भी हैं कि ज्यूस को शरण पैलेस्टाइन ने दी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे। हुँ। अब इस पे कुछ हम और कहना चाहेंगे, वो एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी डील में, ये आप एड ऑन समझ सकते हैं अपने प्रश्न में, कि किसी भी डील में इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसको बुलाया गया, बट इक्वली इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसको नहीं बुलाया गया। तो आप देखेंगे जापान कोरिया वगैरह को इनवाइट भी नहीं किया गया। फिर नेक्सस जो बन रहा हाँ। है या कंसंट्रेशन बन रहा है, वो तुम एक दूर से देखोगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी एंड ज्यूस कम्युनिटी का बन रहा है। ये अब्राहमिक रिलीजन का एक कंसंट्रेशन बन रहा है, उनका एक कोर ग्रुप बन रहा है, जो इज़राइल के साइड ही आता है। इज़राइल उसकी पवित्र भूमि सदियों के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या ज्यूस। और जब भारत, कोरिया और इन सबको नहीं बुलाया जाता, तो ये स्पिरिचुअल सर्कल में ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न कि चल क्या रहा है। कहीं अब्राहमिक रिलीजन एक साथ होके पूरी दुनिया पे राज, क्योंकि इन सभी रिलीजन, यहूदी मानते हैं, ज्यूस मानते हैं कि वो पैदा हुए हैं दुनिया पे राज करने के लिए और बाकी सब उनके नौकर। हुँ। क्रिश्चियंस में भी वाइट का कॉन्सेप्ट है कि हम वाइट सुप्रीमिस्ट, हम ही सब। मुसलमानों में भी ये जो है, नहीं तो काफिर है। तो इसमें एक जो कंसंट्रेशन है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर टू में जो ज्यूस मारे गए थे, उससे ज्यादा बड़ी प्लानिंग तो नहीं है कि इस बार हिंदुओं को मारा जाए, तीनों इकट्ठे, एग्ज़ैक्टली। बौद्ध को मारा जाए, जैन, हाँ। सिक्स को मारा जाए। ये एक प्लान हो सकता है स्पिरिचुअल सर्कल में। इस पर एक बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी चिंता यह है कि इसी दौरान जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है और इसके दौरान ये बीच में पीस मोड हुँ। आता है, तो लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही तो एक मूव नहीं है। उसमें भारत जैसे देश के भी कई प्रमुख लोगों ने कहा कि भारत की एक सेंट्रल रोल होने वाला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हालांकि भारत का मानस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे, तो भारत भारत के मानस से रहेगा, धर्म के हिसाब से रहेगा, जो सनातन परंपरा है उसके हिसाब से रहेगा, जिसमें सभी धर्मों को एक माना गया है। और बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल कोहैबिटेशन की बात करता है। तो स्पिरिचुअल सर्कल में इसको लेके हुँ। ज्यादा चिंता है, और वो एक महत्वपूर्ण चिंता, उस पे भारत को चिंता करनी चाहिए। भारत जैसे उन सभी देशों में कि अगर ये कंसंट्रेशन हुआ ज्यूस का, मुस्लिम का और क्रिश्चियंस का, जिसके पीछे भी कोशिश हुई है अब्राहमिक रिलीजन की, जिस पर भारत के इमाम बुखारी जी भी एक बार बोले हैं कि ऐसी कोशिश हो रही है इस दुनिया के, और वो ट्रंप ने ही शुरू की थी जब पहली विजिट उन्होंने सऊदी अरब में 2025 मई में की थी। ऐसी चर्चा चली थी। तो वो एक चिंता का कारण। तब उस जगह भारत को देखना है, अगर ऐसा सिक्योरिटी करना है तो भारत की प्रिपरेशन क्या है, जापान कोरिया ऐसे देशों की प्रिपरेशन क्या है, चाइना की प्रिपरेशन क्या है, क्या हम
फाइट कर सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं, अपने आप को सेव करते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है गाजा पीस बोर्ड। बाकी जो फेस ऑफ इट है वो बहुत अच्छा है, उसकी हम तारीफ करेंगे कि जहां भी शांति की बात हो उसका सभी स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। उसके लिए हम ट्रम्प साहब को धन्यवाद भी देंगे कि कुछ तो कर रहे हैं, शांति की बात ही सही। हो सकता है कि फेक बिकम द रियल, ऐसा होता है ना दुनिया में कई बार कि फेक्स विल बिकम द रियल। हाँ। शायद ऐसा हो जाए, तो मेरी कोशिश और भगवान से प्रार्थना यही है कि ये चीजें हों, शांति हो, न केवल गाजा में बल्कि इंडिया पाकिस्तान के एरिया में, थाईलैंड, हांगकांग, चाइना के बीच में, यूक्रेन रशिया के बीच में, और भी जो देश लड़ रहे हैं अफ्रीका में छोटे छोटे, या लैटिन अमेरिका में जो झगड़े चल रहे हैं, मैक्सिको अमेरिका के, उसमें भी शांति हो। मेरी तो प्रार्थना यही रहे। तो और कोई क्वेश्चन ये है आपने आपका? बहुत सही चीज़ें बोली। हाँ, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन थी गाज़ा पीस बोर्ड को लेके। मिडल ईस्ट का क्या गेम है, बाकी चीज़ें किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे एक आपकी नरेशन के चक्कर में एक क्लियर पिक्चर तो आई है लोगों के दिमाग में। आशा करते हैं कि गाज़ा पीस बोर्ड में इंडिया सिलेक्टिवली अपना स्टैंड ले और उसे जो सही लग रहा है वो करे। और साथ ही साथ जो हमने इतनी ढेर सारी बिज़नेस डील्स और अभी अभी ट्रेड डील्स अभी फाइनल की है यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के साथ, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फैसला लिया जाएगा, उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू Nancy. God bless you. May God bless India. Thank you. Thank you.